बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ईएफएससी फिजिक्स पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। फिजिक्स में ज़्यादातर मैथमेटिक्स जो इन्वॉल्व होती है वेक्टर से रिलेटेड, उसको समझने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको टेक्निकली आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ। एक है वेक्टर प्रोडक्ट और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इन दोनों में डिफरेंस है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का मतलब है वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपको पता है दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कि वो वेक्टर भी हो सकता है और वो रिजल्टेंट स्केलर भी हो सकता है। लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसका सिरे से मतलब ये है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है कि जब भी दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर होगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इन दोनों में डिफरेंस है। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था, अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम डिफाइन ये करते हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट एज अ वेक्टर क्वांटिटी देन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो रिजल्टेंट नया वेक्टर आ रहा है, जो नई रिजल्टेंट या नई जो क्वांटिटी आ रही है वो वेक्टर है। और क्रॉस इसको इसलिए कहा जाता है कि दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए या दो वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट लिया जाए और अगर दरमियान में क्रॉस साइन आए तो इस वजह से इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। तो ये एक्चुअली जो है ये बेसिक इसका आइडिया है। अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास दो वेक्टर्स ए और बी हैं और उनके दरमियान हमने वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो उसको मैथमेटिकली जो है हम लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और साथ में यहाँ पे एक डिफरेंट फैक्टर अपीयर हो रहा है। ए बी साइन थीटा ये एक नंबर है और एक फैक्टर इसके साथ और अपीयर हो रहा है, ये एन। और इस एन जो है आप देख सकते हैं इसके ऊपर कैप लगा हुआ यूनिट वेक्टर का साइन है। ये एन जो है ये यूनिट वेक्टर है। और ये यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्यों अपीयर हुआ है? हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर है दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एन इज अ यूनिट वेक्टर और ये जो वेक्टर होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। दो चीजें यहाँ पे समझने वाली हैं। एक तो ये कि जो एन है ये यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर एक्चुअली ए क्रॉस बी के नतीजे में जो नया वेक्टर बन रहा है उसकी डायरेक्शन को बताता है। और नॉर्मली ये होता है कि ये जो वेक्टर है ये ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं उन दोनों के जो है वो ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसकी अगर डायरेक्शन हमें मालूम करनी है तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। तो सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि लेट से हमारे पास ये एक वेक्टर ए था और एट स्मॉल एंगल थीटा ये वेक्टर बी है, और अगर हमने ए क्रॉस बी मालूम करना है तो ए से बी की तरफ जो है वो हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो ये वाला जो इरेक्टेड थंब होगा वो इसकी डायरेक्शन में होगा और ये जो है ये ए क्रॉस बी होगा, और यही एन यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअली ए क्रॉस बी को जो है वो वेक्टर के फॉर्म में आप इस तरह करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं इसकी डायरेक्शन की तरफ कि जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करनी है। तो जैसे बताया कि वो जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से पता चलती है। तो राइट हैंड रूल को जो है वो आपने तवज्जो से समझना। सबसे पहले कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर to the second vector, then erected thumb will indicate the direction of a cross b। समझने वाली बात ये है कि अगर लेट से आप a क्रॉस b ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं a जो है वो फर्स्ट वेक्टर होगा और जो b होगा वो सेकंड वेक्टर होगा, तो आपने फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है a और सेकंड वेक्टर कौन सा है b। तो जो थंब होगा आपका वो इस तरह करके वर्टिकली अपवर्ड होगा और ये अपवर्ड रिप्रेजेंट करेगा कि ये एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है या ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। और अगर रोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ये जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज है। तो अगेन इस केस में आपने डायरेक्शन किसकी मालूम की है, ए क्रॉस बी की। ए जो है वो फर्स्ट वेक्टर है और बी जो है वो सेकंड वेक्टर है।
तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है कि कर्ल यूर फिंगर्स फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड, कि फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है। और ए क्रॉस बी के केस में फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, वो ए है, और सेकंड वेक्टर कौन सा है, वो बी है। और इस तरह करके ये अगर आप रोटेशन चेक करें तो ये रोटेशन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम दूसरा केस समझ लेते हैं जिसमें हम बी क्रॉस ए की डायरेक्शन लेट से मालूम करते हैं। बी को कंसिडर किया जाता है एज अ फर्स्ट वेक्टर और ए को हम कंसिडर करते हैं एज अ सेकंड वेक्टर। तो जब बी क्रॉस ए करेंगे तो अब आपके पास जो थंब होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, थंब वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और जो रोटेशन है वो क्या बन जाएगी, वो क्लॉकवाइज बन जाएगी। ये आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये रोटेशन को शो कर रहा है, और ये रोटेशन क्या है, ये क्लॉकवाइज है। और इस केस में जो बी क्रॉस ए है उसकी जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड और ये एंटी क्लॉकवाइज है, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड और ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है। तो ये राइट हैंड रूल है, और ये राइट हैंड रूल बताता है कि आपके पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ए और बी है उसके परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए, चाहे आप ए क्रॉस बी देख लें, ये दोनों ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो ये था जी राइट हैंड रूल। इसके बाद हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की, और ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास आती हैं। तो ये आपके सामने है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर और एफ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में जो नई क्वांटिटी बन रही है वो टॉर्क है। और टॉर्क के ऊपर भी एरो साइन लगा हुआ है जो ये इंडिकेट करता है कि जो टॉर्क है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और आर के ऊपर भी वेक्टर साइन है, फोर्स ऑलरेडी वेक्टर है। तो यहाँ से रिजल्ट ये निकला कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करवाया तो एज अ रिजल्ट एक नई वेक्टर क्वांटिटी बन गई। दूसरी एग्जांपल जो यहाँ पे मैंने कोट की है ये एंगुलर मोमेंटम की है। ये आपके एफएससी पार्ट 1 सिलेबस के अंदर है, चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे। और इसमें भी आर क्रॉस पी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए या आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो रिजल्टेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको बोला जाता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो है ये इस तरह करके इसकी एग्जांपल हो गई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की। इसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन क्वेश्चंस के अंदर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है वो मेजर रोल है। तो अब बारी बारी जो है हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है वो नॉन कम्यूटेटिव है। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि जो ए क्रॉस बी है इट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हम इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले आप ये देख लें कि ए क्रॉस बी किसकी इक्वल होता है। जैसा हमने डेफिनेशन के साथ भी डिस्कस किया था कि जो ए क्रॉस बी है वो ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर है, और जो एन यूनिट वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है ये वर्टिकली अपवर्ड है। और अगर बी क्रॉस ए की हम बात करें तो बी क्रॉस ए में जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर की वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो एक वेक्टर जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है और एक वेक्टर जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए क्रॉस बी है इट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है दूसरे के इक्वल नहीं है। आप शायद यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। अगर आप इस फैक्टर को देखें जो कि इस बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रहा है ए बी साइन थीटा, ये एक नंबर है। इसी तरह यहाँ पे आपको जो फैक्टर नजर आ रहा है बी ए साइन थीटा, ये भी नंबर है। और इन दोनों की जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल होंगी। ए बी साइन थीटा की वैल्यू और बी ए साइन थीटा की वैल्यू ये इक्वल होगी। जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो यूनिट वेक्टर क्रिएट करता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एन यूनिट वेक्टर है ये वर्टिकली अपवर्ड है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो एन यूनिट वेक्टर जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। और अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। और अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या करते हैं हम नेगेटिव साइन जो है उसको इंक्लूड करते हैं। और ये जो नेगेटिव साइन है ये इस वजह से अपीयर हो रहा है क्योंकि जो दोनों की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इसी वजह से अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से अब हम ये नहीं कह सकते कि ए क्रॉस बी जो है दैट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। और हम ये कहते हैं कि जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज नॉन कम्यूटेटिव। और अगर आप इसको इक्वालिटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर आप ये करेंगे कि आप ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये आप लिख सकते हैं।
एक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो ये है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। लेकिन अगर आप इक्वलिटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। और माइनस क्या शो कर रहा है कि जो ए क्रॉस बी है उसकी डायरेक्शन और जो बी क्रॉस ए है इसकी डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कि ए क्रॉस बी के नतीजे में जो वेक्टर बन रहा है लेट्स से वो वर्टिकली अपवर्ड है, तो जो बी क्रॉस ए की वजह से वेक्टर बनेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 थी। इसको बोला जाता है कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कमोटेटिव। इसके बाद परपेंडिकुलर वेक्टर्स की हम बात करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो उनकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो मैक्सिमम होती है। और वो किसकी इक्वल होती है? वो ए बी एन यूनिट वेक्टर की इक्वल होती है। ए का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और रिजल्टेंट आपके पास वेक्टर उसी केस में बन सकता है जब आपके पास एक यूनिट वेक्टर और एक मैग्नीट्यूड हो। तो इसको मैथमेटिकली अगर प्रूव करना हो तो प्रूव कैसे किया जाएगा? हमें पता है ए क्रॉस बी जो है वो ए बी साइन थीटा है और परपेंडिकुलर होने की वजह से थीटा 90 पुट कर देंगे, साइन 91 होता है। तो ए बी और साथ में एनी यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह करके आप ये कह सकते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड आई है वो मैक्सिमम आई है। इसके बाद यूनिट वेक्टर्स के लिए अगर हमने समझना हो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आपके पास रिजल्टेंट स्केलर आता है और स्केलर में आप सिर्फ ये लिखते थे कि आई डॉट जे 0 है या वो जे क्रॉस के 0 है। लेकिन इस केस में क्या है कि जो रिजल्टेंट है वो भी एक वेक्टर बनना है। तो वो वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा इसको डिसाइड करना बड़ा जरूरी है। इसको समझने के लिए आप इस सर्कल को जो है वो भी ज़हन में रखें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको आई यूनिट वेक्टर नजर आ रहा है, ये जे है और ये के है। और यहाँ पे ये जो रोटेशन है ये क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब आपने यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और इनकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो आपके पास रिजल्टेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज आ गई तो फिर ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा? ये आपके पास नेगेटिव के साथ आएगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं, लेट से अगर मैंने आई क्रॉस जे मालूम करना है तो ये अगर लेट से आई है और ये जो है ये जे है तो आपके पास रोटेशन कौन सी हो गई है? ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई। और अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा? वो पॉजिटिव आएगा। और रिजल्टेंट जो है वो ये थर्ड यूनिट वेक्टर आएगा। दोबारा से समझ लें जरा, दो चीजें आपने यहाँ पे डिसाइड करनी है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा। अब इस केस में अगर आप देखें तो आई और जे का प्रोडक्ट करवा रहे हैं। आई फर्स्ट वेक्टर है और जे जो है वो सेकंड वेक्टर है। तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि थर्ड यूनिट वेक्टर कौन सा है? वो के है। तो जो रिजल्टेंट है वो के आना है। अब हमने ये देखना है कि के पॉजिटिव के साथ आएगा या नेगेटिव के साथ आएगा। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर आई और जे का आई क्रॉस जे कर रहे हैं, आई फर्स्ट वेक्टर है और जे सेकंड वेक्टर है। तो अगर आप ये आई कंसिडर करें और ये जे कंसिडर करें तो आई से जे की तरफ अगर जाएंगे तो आपके पास ये जो रोटेशन है ये क्या होगी? ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। और जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो जो थर्ड वेक्टर होगा वो पॉजिटिव के साथ आएगा। तो के क्या आ गया? वो पॉजिटिव आ गया। दूसरा केस कंसिडर कर लेते हैं, जे क्रॉस के है। अब सबसे पहले जे और के का प्रोडक्ट करवाना है तो रिजल्टेंट कौन सा आएगा? वो थर्ड यूनिट वेक्टर वो आई आएगा। अब आई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आप जे को फर्स्ट वेक्टर कंसिडर करें और के को सेकंड। तो ये जे है और ये के है। तो रोटेशन इस केस में क्या बन जाएगी? ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी। यहाँ पे आल दो साइकिल जो आपको नजर आ रहा है वो क्लॉकवाइज वाला नजर आ रहा है। आपने ये देखना है कि आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रही है वो किस डायरेक्शन में है। ये क्या है? ये जे क्रॉस के है। अगर जे क्रॉस के होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा और रिजल्टेंट क्या आएगा? आई विद पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर आपके पास कोई केस ऐसा होता है कि के को जे से लेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, के क्रॉस जे, तो अब के क्रॉस जे जब करेंगे तो इस डायग्राम में भी यही हुआ है, के क्रॉस जे। तो ये क्या बन जाएगा? क्लॉकवाइज। और अब आपके पास जो आई आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो ये चीज आपने क्लियर करनी है कि जब भी दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरा यूनिट वेक्टर आएगा। ये क्लियर है कि दो यूनिट वेक्टर्स को आपने प्रोडक्ट करवाया तो जो रिजल्टेंट आना है वो तीसरा यूनिट वेक्टर आएगा। लेकिन अब उस यूनिट वेक्टर के साथ पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, ये आपने डिसाइड करना है उसकी रोटेशन से।
उसकी प्रोडक्ट के ऑर्डर से। अगर जे क्रॉस के है तो आप देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अगर के क्रॉस जे होता तो ये क्लॉकवाइज होता और क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव होता। तो ये आइडिया है जी यूनिट वेक्टर्स का इन केस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी पैरेलल वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर। ये यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए, आपने जीरो नहीं लिख देना इसको, ये नल वेक्टर होगा। दो वेक्टर्स का जब भी प्रोडक्ट करवाते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा वेक्टर ही आता है। तो जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो वेक्टर होगा। लेकिन क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड जीरो होगी इस वजह से हम उसको क्या कहेंगे, नल वेक्टर कहेंगे। नल वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। ये ऐसा वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो होगी। और ये वेक्टर ही क्यों आएगा, वेक्टर ये इसलिए आएगा क्योंकि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट वेक्टर ही आता है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के केस में। तो इस वजह से ये वेक्टर ही आएगा, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्योंकि जीरो हो गई है तो हम ये कहेंगे कि ये नल वेक्टर होगा। इसको देखते हैं जी नेक्स्ट, इसको प्रूव करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। मैथमेटिकली हम देखते हैं ए क्रॉस और नल वेक्टर को, आपको पता है कि ये नल वेक्टर को लिखने का तरीका होता है। तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन जीरो, पैरेलल के केस में साइन जीरो हो जाएगा, एंटी पैरेलल के केस में साइन 180 हो जाएगा। दोनों केसेस में इसका आंसर जीरो होता है। और नल वेक्टर को ये लिखने का तरीका होता है, आप लिख सकते हैं जीरो और साथ में आप एन यूनिट वेक्टर लिखेंगे, या आप इस तरह करके लिखें या आप इस तरह करके लिखें। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लियर हो कि जो ए बी साइन जीरो था इसकी वैल्यू जीरो थी और एन यूनिट वेक्टर साथ एज इट इज रहा। अब ये जीरो इंटू एन जीरो नहीं हो जाएगा, ये क्या बनेगा, ये आपके पास नल वेक्टर बनेगा। और इसी वजह से इसको डिफाइन किया गया है कि ये क्या है, ये आपके पास नल वेक्टर है। तो ये था जी पैरेलल और एंटी पैरेलल का केस। अब इसके अगर यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो इसके यूनिट वेक्टर्स हम जैसा मैंने बताया हुआ था कि हर वेक्टर अपना पैरेलल वेक्टर होता है। तो जो आई क्रॉस आई होगा ये नल वेक्टर होगा, जे क्रॉस जे जो होगा ये भी नल वेक्टर होगा, जो के क्रॉस के होगा ये भी नल वेक्टर होगा। अगेन आपने इसको ये नहीं बोलना ये जीरो है, बल्कि ये क्या है, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू नल वेक्टर, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू नल वेक्टर एंड सो ऑन। इसी तरह सेल्फ प्रोडक्ट, आपको पता है सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है कि एक वेक्टर को अपने आप से मल्टीप्लाई करवाया जाए। और हर वेक्टर अपना जो होता है वो सेल्फ वेक्टर होता है या वो पैरेलल वेक्टर होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि अगर पैरेलल वेक्टर होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, नल वेक्टर होगा। तो अगर वेक्टर ए का हम सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहें तो वो क्या आएगा, वो नल वेक्टर आएगा। और मैथमेटिकली आप उसको लिख सकते हैं अगेन ए इंटू ए साइन जीरो जीरो हो गया, तो ये टोटल क्या हो गया, ये आपके पास नल वेक्टर आ गया। इसी वजह से हम ये कहेंगे कि जो नल वेक्टर है, सॉरी सेल्फ प्रोडक्ट, ये सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, वो रिजल्टेंट क्या है, वो नल वेक्टर है। और ये एक्चुअली पैरेलल वेक्टर का ही एक कंसीक्वेंस जो है वो बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी ये वेक्टर प्रोडक्ट होना चाहिए बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगेन पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया। ये वाला जो टॉपिक है ये एक आप समझने कैरेक्टरिस्टिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाली है। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है और इसको समझने का पता नहीं चलता कि ये एक्चुअली कैसे करना है। इसको एक्सप्लेन करने के मुख्तलिफ मेथड है, मैं ये वाला मेथड जो है उसको प्रेफर करूंगा, डिटर्मिनेंट वाला मेथड। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिन दो वेक्टर्स का आपने प्रोडक्ट करवाना है उनको डिटर्मिनेंट में इस फॉर्म में करके लिख लेना है। अब इस फॉर्म में कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आई जे और के यूनिट वेक्टर लिख लें, आई जे और के। फिर पहला वेक्टर आपके पास आई वेक्टर ए वेक्टर है, जो फर्स्ट वेक्टर है वो आपके पास ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आप रेस्पेक्टिवली लिख लें। मतलब ये है कि आई का कोएफिशिएंट ए एक्स होता है तो ए एक्स लिख लिया, जे का कोएफिशिएंट ए वाई है तो ए वाई लिख लिया, के का कोएफिशिएंट ए जी है तो ए जी लिख लिया। फिर उसके बाद सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखने। सेकंड वेक्टर आपके पास कौन सा है, वो बी है, और बी के जो कंपोनेंट्स हैं वो रिस्पेक्टिवली आप लिखें कि आई के नीचे आई का कोएफिशिएंट वो कौन सा होगा, बी एक्स होगा, जे के नीचे जे का कोएफिशिएंट वो बी वाई हो गया, के नीचे के का कोएफिशिएंट वो बी जी हो गया। ये पहला स्टेप है और ये सिर्फ हमने लिखा है।
अभी ये जो है ये एक्सप्लेन नहीं हुआ, या अभी जो है ये आपने इसको लिखा नहीं है, ये क्या है, ये अभी सिर्फ आपने एक अरेंज करके लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कैसे करना है इसको जरा तवज्जो से समझना है आपने। सबसे पहले आपने ये करना है कि यहाँ से आई कोएफिशिएंट जो है, आई यूनिट वेक्टर जो है, इसको आपने बाहर लिखना है। और अब इसके बाद आपने ये वाला कॉलम भी छोड़ देना है, फर्स्ट वाला, और फर्स्ट रो भी छोड़ देनी है। बाकी आपके पास बच जाएगा ये वाले फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को अगेन आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेना। और वो कैसे लिखेंगे आप, वो आपके सामने ये लिखा हुआ। और आई यूनिट वेक्टर को आपने क्या किया, आपने बाहर लिख लिया। इसी तरह जब सेकंड की बारी आएगी, उसके साथ आप नेगेटिव साइन पहले लिखेंगे और जे को बाहर लिखेंगे। अब जे वाला पहला कॉलम, पहली रो है, उसको भी छोड़ दें और सेकंड कॉलम को भी छोड़ दें। एक ये वाला कॉलम आप लिखेंगे और एक ये वाला कॉलम लिखेंगे, जो कि आपको ये नीचे नजर आ रहा है कि ए एक्स बी एक्स आ गया यहाँ से। इसको मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, ए एक्स बी एक्स यहाँ से आ गया और ए जी बी जी यहाँ से आ गया। फिर तीसरा कौन सा, के यूनिट वेक्टर। तो जब के यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो अब आप क्या करेंगे, अब आप के वाला कॉलम जो है उसको रिमूव कर देंगे और अब उसकी जगह आप क्या करेंगे, आप इन चार फैक्टर्स को लिखेंगे। और ये चार फैक्टर्स कैसे करके लिखे, अगेन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है और ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा। जेन में यहाँ पे ये रखना है कि जो जे है, जे के साथ आपने नेगेटिव साइन लगाना है। ये पॉजिटिव भी लगाया जा सकता है, उससे ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, लेकिन अभी आप इसको नेगेटिव के साथ ही जो है वो समझें। इसके बाद अब इसको एक्सपेंड करना है। अब इसको एक्सपेंड कैसे करना है, आई यूनिट वेक्टर एज इट इज रहा, ये इसको यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई इस तरह करके करना है कि जो ए वाई होगा वो इधर मल्टीप्लाई होगा, ए वाई बी जी हो जाएगा, और जो माइनस के साथ बी वाई इंटू ए जी लिखेंगे आप, नेगेटिव साइन आ गया और ए जी इंटू बी वाई हो गया। फिर इसी तरह अगला फैक्टर जो है माइनस जे आ गया। अब ए एक्स और बी जी मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में नेगेटिव साइन, बी एक्स और ए जी जो है ये मल्टीप्लाई होगा। फिर इसी तरह ये थर्ड के यूनिट वेक्टर होना चाहिए, के यूनिट वेक्टर होगा तो ये साथ ए एक्स बी वाई हो जाएगा और माइनस बी एक्स इंटू ए जी हो जाएगा। तो इस तरह करके आपने इसको एक्सपेंड कर लिया और ये इसको एक्सपेंड करने का तरीका था, और इस तरह करके जो है वो मैथमेटिकली जो है इसको सॉल्व किया जाता है। ये एक्सपेंशन थी इन मैट्रिसेस की, और इससे जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आपके पास वेक्टर होगा। ये आपको टॉर्क के न्यूमेरिकल्स के अंदर हेल्पफुल होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपसे कोई एग्जांपल या वैसे पूछा जाता है तो उसमें भी आपको ये हेल्प आउट करेगा। तो ये था जी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रह गई है, इसको बोला जाता है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। अब यहाँ पे बड़ा जरूरी है आपको समझना, सबसे पहले तो आप ये समझें कि पैरेललोग्राम क्या होती है। पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये वेक्टर बी है, अगर ये पैरेललोग्राम जो है उसकी साइड्स दो वेक्टर से मिलके बनी है, ये वाली साइड वेक्टर बी है तो इसकी पैरेलल साइड जो है वो ये है, और अगर ये वाली साइड वेक्टर ए से मिलके बनी है तो इसकी पैरेलल साइड जो है वो ये है। अब अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट किया जाए तो वो किसके इक्वल होगा, वो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अब इसके लिए सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि जो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम है वो होता किसके इक्वल है। कि जो एरिया होता है स्पेशली पैरेललोग्राम का, क्योंकि हम बात यहाँ पे पैरेललोग्राम की कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू लेट्स से लेंथ, और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ। आप लेंथ की बजाय विड्थ भी कर सकते हैं। लेंथ जो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं लेट्स से वो ये है कि ये ए के इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के, और दूसरा हाइट की इक्वल होगा। हाइट अब कितनी होगी, हाइट यहाँ से हमें मालूम करनी है। हाइट मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस वेक्टर के ऊपर। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये आपको क्या बताएगा कि इसकी हाइट कितनी है। ये वाला जो
लेंथ होगी ये आपको इसकी हाइट बताएगा। और अगर आपने ये हाइट मालूम करनी है तो ये हाइट कैसे मालूम की जाएगी, ये अगर आपके पास एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये किसका परपेंडिकुलर है, बी का, तो बी साइन थीटा बन जाएगा। और ए की मैग्नीट्यूड जो है वो ये आ गई, ये किसकी इक्वल हो गया, ए बी साइन थीटा, और यही जो है वो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड होती है। दोबारा से आप समझ लें, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम किसकी इक्वल होता है, वो लेंथ इंटू हाइट की इक्वल होता है। ये लेट से लेंथ है और हाइट यहाँ पे हमें मालूम करनी पड़ेगी, वो हमने ये वेक्टर बी को रिजॉल्व किया तो ये जो हमारे पास लाइन आई है ये क्या आई है, ये उसकी हाइट आई है। और ये हाइट किसकी इक्वल होगी, ये एक्चुअली बी का वर्टिकल कंपोनेंट बनता है, और वो किसकी इक्वल होगा, वो बी साइन थीटा होगा, और इसकी जो लेंथ है वो ए के इक्वल है, तो ए इंटू बी साइन थीटा वो ए बी साइन थीटा बन गया, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड होती है। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम है दैट इज इक्वल टू magnitude of the a cross b if the sides of a parallelogram is formed by the two vectors a and b। तो ये इसकी जो है सिक्स वाली प्रॉपर्टी थी, और ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट था, और ये जो है ये इसकी अंडरस्टैंडिंग।